मगर जिस दिन उधर पहला कबर दफन हो गया, मैं बैकफुट पे आ गया कि कबर तफ्दीन हो रही है और उसके अंदर पानी भरा हुआ। मुझे भी तकलीफ हुई। जो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं सुधारे, वापस उसको ही क्यों दे देते हैं भाई? उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कब्रिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर को? कि कब्रिस्तान पे अगर तब तक आवाज उठती रहेगी जब तक सारे के सारे लोग ये ना आके बोल दे कि कब्रिस्तान एकदम सही मिला है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये जनता अगर बोल दे, मैं आवाज उठाना बंद कर। मेरा बोलना है कि आज मैं उंगली उठाने के बजाय जब वो काम चालू था उस वक्त खड़े होके उस वक्त बोला होता भाई ये मिट्टी गलत है। कहीं आप 32 से चुनाव में लड़े, टिकट ना मिले तो आरिफ इलाकी क्या करेंगे? अगर टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट तो नहीं लड़ूंगा। नजीमुल्ला टीम ज्वाइन करेंगे तो मेरी जगह नहीं है ना। अब बात तो करिए, हो सके आपके लिए कहीं ना कहीं से एडजस्ट करवा दे। वो नजीब भाई से बात होती होगी ना कि आ जा, क्या है? अरे नजीब भाई मेरा भाई है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, नजीब भाई मेरा भाई है, जितने उधर है सब भाई है, बात होती है, सलाम दुआ होती है, सब होती है, हमने कभी मना नहीं किया। अवार्ड साहब का वफादार हूँ, अवार्ड साहब के साथ रहूंगा, उनके पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नजीब मेरे भाई तो मेरा भाई। देखो एक मिनट, आप बता रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं लोग नाराज होते हैं ना, उधर वाले जो बोले हम तो दुश्मनी ले लिए, आप भाई बना के बैठे हो। आज अगर नजीब भाई मेरे को किसी मैयत में मिल जाएंगे तो क्या सलाम दुआ बातचीत नहीं करूंगा? और कोई ऐसा पर्सनल दुश्मनी नहीं है नजीब भाई का किसी से कि बिना काबिलियत वाले भी अपनी वफादारी साबित करे। आप तो काबिलियत है आपने। वक्त तो कचरा नहीं उठ रहा है। अभी आपको मालूम है मैं जो बोल रहा था तो मेरे को रुका दिया गया। कलवा में आप मुझे बताइए, कलवा इतना साफ सुथरा, कलवा इतना वो, वहाँ कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति सिर्फ मुंब्रा में हो रही है। लोगों को काम चाहिए, वहाँ लोग और काम हो भी रहा है। तो वही कचरे और नाले पे तो रील्स भी बन रहा है सबका। अब रील्स बनाने सबको तो वही लगता है कि सिर्फ ये नहीं, सब उनको लग रहा है कि भाई रील्स पे इलेक्शन जीत जाएंगे। कि ऐसा लगता है कि मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 4 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, भाई उसके अंदर 100% सच्चाई नहीं रहती। तो इन्होंने 5 साल में 1200 करोड़ खाली नाले और गटर में खर्चा कर दिए हो भाई। आज भी नाले और गटर ही बना रहे हो। जब 5 साल तुम नगर सेवक थे तब तुमने महासभा के अंदर मुमरा के लिए कितना बोले वो बता दो। आपको कब्रिस्तान के मुद्दे पे आता हूं। कब्रिस्तान जब उधर से इधर हो रहा था, जब कब्रिस्तान आपने आवाज उठाया था, हाँ, तो हम उस वक्त लड़े। बिल्कुल हम लड़ते, मतलब दिल्ली तक कंप्लेंट गया, सब कुछ किया, मगर जिस दिन उधर पहला कबर दफन हो गया मैं बैकफुट पे आ गया। रीजन ये था कि एक तफ्दीन हुई कबर को मैं नहीं हिला सकता। मैं समझ। हाँ। अब उसके बाद मेरा ये काम था कि चलो हो गया कि 2011 के अंदर जो नोटिफिकेशन वो उसका पूरा क्लैरिफिकेशन में तो इलेक्शन पीरियड में दे चुका था। तो वो जो है 2019 में जब वो कब्रिस्तान मिला कोविड पीरियड में, जब पहली कबर वहां दफन हो गई तो हम सोच रहे उसको सही किस तरीके से किया जाए। चला मसला, 2 साल चला, 3 साल चला, मैं ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि कैसा है कि भाई ज्यादा इंटरेस्ट लो तो लोगों को समझ में आता है कि वो तकलीफ है। लास्ट ईयर मैंने देखा कि एक उलमा का वीडियो चला, जिसके अंदर उन्होंने कबर के अंदर पानी दिखाया कि कबर तफ्दीन हो रही है और उसके अंदर पानी भरा हुआ। तो मुझे भी तकलीफ हुई। अरे वहां देखा कपड़े नहीं गल रहे हैं, उसका वो भी ऊपर आ गया है। तो गल रहे हैं कपड़े जो है, देखो कपड़े नहीं गलने का वहां जो उबेद है, वो मुझसे मेरी बात हुई, वो तो मैं बाद में आता हूँ आपसे। तो मुझे तकलीफ हुआ क्योंकि वहां जो तफ्दीन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे माँ है, कोई मेरा भाई है, कोई ना कोई भाई हमारे मेरे कलमाजात भाई है, रिश्ते में कलमे से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर एक आर्किटेक्ट था अमीन, उनको बुलाया गया था हमारे स्टेशन के, क्या नाम है उनका, कपड़े की दुकान है उनकी, स्टेशन के कुछ दोस्त थे नासिर भाई वगैरह, उन्होंने बुलाया था। तो मेरे को भी बुलाया गया तो स्टेशन पॉइंट सर्वे करने बोले, हमने स्टेशन पॉइंट सर्वे किए तो कब्रिस्तान जरा ऐसा है, अच्छा बोले, बीच में बैठा हुआ साइड से उठा। और उस वक्त मैंने जब गौर किया, क्योंकि वो कब्रिस्तान में मैं ज्यादा गया नहीं, तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहीं नहीं था। जो एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन होता है जो बारिश का पानी वो जगह में से बाहर फेंके, वो कहीं नहीं था। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त लिसान वगैरह जो है उन लोग ने मिलके कोर मारे, आगे वाला जो है आगे वाले हिस्से में कोर मारे एकदम बॉटम पे। इस साल आपको वहां वो तकलीफ नहीं मिल रही है। रीजन क्या है कि कबर में से पानी जो है
वो कोर में से बाहर निकल रहा है। बारिश का पानी कब्रिस्तान में रुक रहा नहीं है, वो कोर में से बाहर निकल जा रहा है। तो जब उसको पानी को निकलने का रास्ता मिल गया तो कब्र में पानी नहीं मिलेगी। तो हमको जब लगता है कि भाई ये गलत है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि इल्जामात लगाने की कोशिश। आप कितना भी इल्जाम लगा लो तो वो चीज सुधरेगी नहीं जब तक वो इल्जाम लगा के कोई मतलब नहीं। आप भाई किसी ने भी गलत किया हो सही किया हो, आज हमारे कलमेजात भाई वहां दफन हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो उसको सुधारने का काम करो। तो मैंने वो एक चीज सुधारने का किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, रशीद कंपाउंड का कब्रिस्तान का भी 7/12 जो है वो थाने म्युनिसिपल कब्रिस्तान के नाम पे घूम चुका है, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पे। इंशाल्लाह बारिश के लिए रुके हैं, बारिश बाद इंशाल्लाह रशीद कंपाउंड का भी कब्रिस्तान का काम हो जाएगा। और उधर भी कम से कम रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, मोतीबाग, चरनीपाड़ा, ये लोग पट्टे के लोगों को उधर तफदीन का मौका मिलेगा। तो ये कैसा होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये हम करते हैं। अब इसमें आप बोलते हो कि भाई उसका कंप्लेंट या उसकी तो कमजोरी है नहीं। आपने कब्रिस्तान की पूरी बात बताई आपने, लेकिन आपने कहा कि हम सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज आपने सुधारने की कोशिश नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं सुधारे? वापस उसको ही क्यों दे देते हैं भाई? उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? कब्रिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने का कंप्लेंट करो। कितने नहीं कंप्लेंट करो, नहीं कंप्लेंट करो। मैं क्या आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ? आप देखो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना है, देखो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना इतना आसान नहीं। यू हैव टू प्रूव। अब भाई आपको भी पता है कि वहां कौन सी मिट्टी आई, कैसे आई, सब पता है आपको। वॉइस रिकॉर्डिंग हुआ, सब हुआ। यू हैव टू प्रूव। आज के तारीख में उधर रेती डाला जा रहा है। आज के तारीख में जो मट्टी आ रही है वो मट्टी हमने खुद जाके चेक किए, वो कोलाबा से मट्टी आ रही है, वो सही है, वो सही है। उस वक्त जो मट्टी डाला गया उस वक्त वो वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, पहाड़ की मट्टी जो उधर डाली गई। हाँ, तो उस वक्त जो है, जो इधर का लोग है, ऑपोजिशन है, जो इधर को खुद को बोल रहे कि भाई हमने इनके रास्ते लगाए हैं, वो क्यों नहीं किए? मैंने आपको क्या बोला, जिस दिन तफदीन होगी मैं बैक टू द पेविलियन। और मैं विश्वास करोगे, मैं वो कब्रिस्तान में सिर्फ डॉक्टर अमीन, वो आर्किटेक्ट अमीन जब आए थे ना, तभी गया हूं। उसके पहले वो कब्रिस्तान में नहीं गया। लोग हमसे भी कहते हैं कि भाई अब क्यों कब्रिस्तान का मुद्दा उठाना, क्योंकि अवार साहब जीतते आ रहे हैं। अगर ये सब हुआ होता तो अवार साहब को इतना वोट नहीं मिलता। तो मेरा भी एक कहीं ना कहीं ये है कि कब्रिस्तान पे अगर तब तक आवाज उठती रहेगी जब तक सारे के सारे लोग ये ना आके बोल दे कि कब्रिस्तान एकदम सही मिला है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये जनता अगर बोल दे, मैं आवाज उठाना बंद कर दूं। मैं एक ही सवाल करूंगा, ये जो लोग बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर जितने एमएलए है जो 15 साल से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत रहा है, उन सब का तुम रिकॉर्ड लेके आ जाओ और उनसे बता दो कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक 5 एकड़ का कब्रिस्तान दिया हो। किसी ने नहीं दिया। जितेंद्र अवध, डॉक्टर जितेंद्र अवध साहब ने यह मांगनी 2011 में की थी। देखो मेरे को होमवर्क क्लियर है तो मैं आपको बोल सकता हूं। यह मांगनी 2011 में हुई थी, मुसन्ना मियां जो है उनके लेटर पे। सर्वे नंबर 107 में कब्रिस्तान था, जो खाड़ी के किनारे, पहले बोरी कब्रिस्तान है, उसके बाद शिया कब्रिस्तान है, उसके पीछे का पट्टा जो है वो 40 गुंटा जो है, 40 गुंटा वो अपना था, मगर वो खाड़ी को लग के था और सीआरजेड में आता था। उसी वक्त इसके लिए 2011 में वो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। हाउस के अंदर वो मुद्दे उठे, मेरे पास पूरे पेपर है, हाउस में मुद्दे उठे, सब हुए। आमदार साहब ने दूसरा कब्रिस्तान का रिलोकेशन की बात की, तो ये 64 वगैरह का जो पट्टा है इधर वो रिलोकेट हुआ। उस वक्त 2011-12 में मित्तल डेवलप होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि वो सीआरजेड में था। डेवलप होने के चांसेस नहीं थे, मगर स्लॉटर हाउस का जो मसला आ रहा था, क्योंकि मित्तल है जैन, और जैन जो है जल्दी स्लॉटर वगैरह के लिए नहीं देते, तो वो भी देना था मुमरा को, मगर उधर भी जरा डिस्प्यूट हो रहा था कि स्लॉटर हाउस हम नहीं देंगे। कब्रिस्तान उधर 40 गुंटे का था, अवध साहब ने इधर 5 एकड़ का कराए, तो ये मैटर भी डिस्प्यूटेड हो गया कि आपका 40 गुंटे का कब्रिस्तान है तो आप 40 गुंटा लो, आप 5 एकड़ क्यों ले रहे हो? बाकायदा इस पे हियरिंग हुआ, सब हुआ। जब उसका मॉडिफिकेशन की बारी आई 37(1) एंड 37(2) का, उस वक्त नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, फिर उस पर मगजमारी हुई, सब हुआ। बाद में जब 2018 के अंदर इनके जो प्लॉट्स थे ये सीआरजेड में से क्लियर हुए, है ना,
तब ये बात आई कि अब तुमको ये देना पड़ेगा, 5 एकड़ का बैठ गया। तो कहीं ना कहीं मतलब आप यही कहना चाहते हैं ना कि आमदार साहब ने 5 एकड़ का अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाया। चलिए, ये कब्रिस्तान के मुद्दे पे मैं आने वाला अब ये काम कराने का मुद्दा जो है, काम कराने का मुद्दा लाए, फंड लाए, बजट लाए। अब काम कराना, मेरा बोलना है कि आज मैं उंगली उठाने के बजाय जब वो काम चालू था उस वक्त खड़े होके उस वक्त बोला होता, भाई ये मिट्टी गलत है, भाई ये मिट्टी गलत है। आज हम वो मिट्टी नहीं बदली कर सकते। रीजन क्या है कि नीचे कब्र है। आज मैं उसके अंदर से मिट्टी कैसे निकालूं? आज अगर मैं उसमें जेसीबी लगाऊं, मिट्टी निकाले, तो कब्र की बेहुरमती होगी। तो आज हम वो क्या कर रहे हैं कि बात ये होगी कि भाई ये लेवल हो गया, अब इसके ऊपर साइड से बांधकाम करके 4 फुट का आप अच्छी मिट्टी डाल दो कि कुछ ना कुछ रेमेडी हो। ऊपर रेती प्लस अच्छी मिट्टी, है ना। नीचे की मिट्टी हम अब नहीं हिला सकते क्योंकि उसके अंदर कब्र तफ्दीन है, तो उसमें कैसे निकालूंगा मैं? अब ऊपर का लेयर इंशाल्लाह, अभी वो देखो कॉन्ट्रैक्टर है, मैं तो उसको दुआ दूंगा अगर वो अच्छी मिट्टी डाना, तो अगर नहीं डाना तो अल्लाह देखेगा। महानगर पालिका पे आता हो चुनाव पे, कौन से वार्ड से आप इच्छुक हो चुनाव? 33। मिसेस के लिए ही आपके लिए? 5। तो अब मुझे ऐसा पता चला था कि कहीं ना कहीं आप लेडीज वार्ड मतलब बराबर, अगर कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आप 32 से चुनाव न लड़े। नहीं, मैं 7 साल यही इलाके में बैठा हूं। हाँ। यही लोगों से मिला हूं, यही लोगों से काम कर रहा हूं। अब मैं उस तरफ गया ही नहीं कभी, वहां लोगों से ज्यादा मिला ही नहीं है, तो वहां मेरा वजूद मुझे उसी तरह से फिर से बनाना पड़ेगा जिस तरह का 2017 में बनाया था। तो फर्क है, मैं 33 से ही लड़ूंगा। और 33 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारे कुछ भाई 2017 का इलेक्शन आप देख चुके हो, तो मुझे लगता है मैं 33 से ही लड़ूंगा और मुझे यहीं से लड़ना चाहिए। और मेरा कॉमन सवाल सबसे रहता है, टिकट ना मिले तो आरिफ इराकी क्या करेंगे? अगर टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट तो नहीं लड़ूंगा मैं, इंडिपेंडेंट नहीं। मैं अभी मेरे दिमाग में फिर 2 सवाल आ रहा है। नजीब मुल्ला टीम ज्वाइन करेंगे? नजीब मुल्ला के पास जगह नहीं है ना मेरे लिए। नजीब मुल्ला का तो पैनल बन चुका है ना। नजीब मुल्ला में आश्रिन राउत, हाँ, राजू, हाँ, शालम, हाँ, और एक और कोई रहेगा। तो ये तो जो रनिंग चल रहे, जो आपको मार्केट में रनिंग चल रहे, जो लोगों के काम करते हुए आपको दिख रहे, तो ये जो मार्केट में रनिंग चल रहे, लोगों का काम करते हुए दिख रहे, तो इनडायरेक्टली ये टिकट के लिए ही कर रहे। भाई इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के अंदर अपना प्रोपेगेंडा, अपना प्रचार इसके लिए कर रहे। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि भाई ये लोगों का टिकट इधर कंफर्म लगभग हो चुका है, तो मेरी जगह नहीं है ना। अब बात तो करिए, हो सके आपके लिए कहीं ना कहीं से एडजस्ट करवा दे वो। नहीं, वफादारी मैंने आपको एक चीज बात होती है आपकी, नहीं मैं सीधी बात, वफादारी एक चीज होती है। मेरी वफादार तो आप हो, तो कहीं ना कहीं नजीब भाई से बात होती होगी ना कि आ जा, क्या है? अरे नजीब भाई मेरा भाई है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, नजीब भाई मेरा भाई है। बात होने के लिए क्या है, खुर्शीद, ये सब देखो, पॉलिटिक्स अपनी जगह, भाई अपनी जगह, दोस्त अपनी। नजीब मेरा भाई है, बाकी जितने उधर है सब भाई है। बात होती है, सलाम दुआ होती है, सब होती है, हमने कभी मना नहीं किए। हाँ, मगर मैं एक पार्टी जब ज्वाइन किया हूं तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला, मैं वही वफादार रहूंगा। मैं बाकी लोग की तरह इधर कांग्रेस, कभी कांग्रेस में, कभी एमआईएम में, कभी एनसीपी में, कभी वापस गया एनसीपी में। तो ये मार्केट के अंदर नाम खराब होता है। आज कितने भी लोग आपके साथ बैठ के इंटरव्यू में अपने तारीफ कर रहे हैं कि भाई मैंने किया, है ना, मगर वो 10 जगह घूम के आए भाई। मेरे को वो कैटेगरी में नहीं जाना है। मैंने एक ही चीज बोला, नहीं मिला इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा। हाँ, ये है कि अवर साहब का वफादार हूं, अवर साहब के साथ में हूं और अवर साहब के साथ में रहूंगा। अवर साहब का वफादार हूं, अवर साहब के साथ रहूंगा, उनके पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नजीब मेरे भाई, तो मेरा भाई देखो, एक मिनट, भाई देखो, सुनो भाई का अरे भाई, यही भाई आप बता रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज होते हैं ना, उधर वाले जो बोले हम तो दुश्मनी ले लिए, आप भाई बना के बैठे हो, मेरे को कैसे आप जमेंगे फिर? नहीं, यही नाराजगी है ना। देखो, दुश्मनी, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना भाई, यहाँ के लोगों ने अपना पॉलिटिक्स क्या किया मैं नहीं जानता, मगर पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है ना जो आखिरी 15 दिन की लड़ाई होती है। कोई बोलता है ना 6 महीने पहले से वर्किंग करो, तो 6 महीने पहले से सिर्फ यादी पे काम होते, आखिरी 15 दिन की तुम्हारी लड़ाई रहती है। वो 15 दिन के बाद, अच्छा मंत्रालय आप देखे नहीं हो, मंत्रालय में आप पार्लियामेंट में देखे नहीं हो, वो सब पॉलिटिशियन साथ में रहते हैं, हंसी मजाक करते, खाते पीते सब करते, क्योंकि लड़ाई खाली 15 दिन की है। आज अगर नजीब भाई मेरे को किसी मैयत में मिल जाएंगे तो क्या सलाम दुआ बातचीत नहीं करूंगा?
किसी शादी में मिल जाएंगे, सलाम दुआ बातचीत नहीं करूंगा। और कोई ऐसा पर्सनल दुश्मनी नहीं है नजीब भाई का किसी से, सबसे सलाम दुआ वगैरह वो सब तो है। नहीं है। हाँ। लेकिन जो उनको बताने वाले हैं आपको अच्छे से पता है, वो बताते हैं बताने कि दो ना। ये भाई बोला ये मिलने गया है, नजर मैं तो रखिए। मिला हूं ना भाई, मैं क्या मना कर रहा हूं, मैं तो मिला हूं। इलेक्शन से पहले भी नजीब भाई से मिला हूं, इलेक्शन के बाद भी 1-2 बार नजीब भाई से मिला हूं। भाई मिलना, सलाम दुआ बातचीत, मैं क्यों मना करूं। हाँ। आपके बोलने से पहले, जो सामने वाला उसके बोलने से पहले मैं खुद बोल दूंगा भाई हाँ मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई, हाँ क्यों झूठ बोलूं। भाई वफादारी तुम्हारे मिलने उससे नहीं साबित होती, वफादारी तुम्हारे बुरे टाइम पे जो पीछे खड़ा है साथ में, सीने से अपना चपना एकदम खड़े हो गए सिपे सालार बन के, उससे वफादारी साबित होती है। तो ये चीज मैंने उसके लिए आपको बोला ना, शमीम भाई, शानू भाई, इन्होंने 15 साल से अपनी वफादारी दी अवर साहब के लिए, तो आज वो उस मुकाम पे है जहां उनकी सुनवाई होती है। मेरे को वक्त देना पड़ेगा, मुझे वक्त देना पड़ेगा, मुझे 9 महीना हुआ है पार्टी में आके, मुझे वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं वफादार हूं, तब जाके मैं ऊपर बढ़ूंगा। आज ही कोई मुझे उठा के ऊपर नहीं बैठा देगा ना। नहीं वो नहीं, तो वो अगर उस पे कहेंगे ना, तो फिर मैं आपको कहता हूं कि बिना काबिलियत वाले भी अपनी वफादारी साबित करें। आप तो काबिलियत है आपने। ठीक, वक्त वक्त वक्त, मैं आपको बोला वक्त चाहिए मुझे, हर चीज के लिए वक्त होता है। अभी देखो उस दिन भी बोलने का बात थी, जो आप जो बोल रहे हैं, तो उसमें कैसा है कि इधर से कचरा नहीं उठ रहा है, इसका मसला, तो कचरा नहीं उठ रहा है। अभी आपको मालूम है मैं जो बोल रहा था तो मेरे को रुका दिया गया है ना। हाँ। तो डाइगर का जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है, हाँ। डाइगर में हाँ। एक वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है, हाँ। जो चालू है। उनका बोलना है कि बंद है, मगर वो चालू है। थाना से 320 मेट्रिक टन कचरा उधर जाता है, वो वेस्ट से एनर्जी क्रिएट होता है, मगर मसला गांव के थोड़ा सा पहले जो अंदर वाले रास्ते पे, तो उधर मसला ऐसा है कि उधर सूखा कचरा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल गीला कचरा इस्तेमाल। तो ये चीज अपने वालों को इधर समझाना है कि आप जो है सूखा कचरा अलग रखो, गीला कचरा अलग रखो। तो ये हमको, हमारे लोगों को समझाना है। आज हमारे लोगों को नहीं मालूम ना कि डाइगर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट चालू है। सूखा कचरा अगर हम अलग देंगे तो वो उधर जाएगा, उधर एनर्जी बनेगा। गीला कचरा ये कौन फैला रहा है, कोई नहीं बोलता। तो आदमी, हमारे घर वाले क्या करते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा सब एक ही कचरे के डब्बे में डालते हैं। वो कचरा वाला आता है, लेके जाता है, उधर फेंकता है, और वो लेके फिर उसको डंपिंग करने का मसला आता है। मगर यही चीज अगर कचरे वाले के बाद 2 डब्बा दे दो, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा चले जाएगा उधर, गीला कचरा उधर, तो ये कम से कम तुम्हारा जो है ना डंपिंग 30% कम हो जाएगा। आरिफ भाई, अब आखिरी यही कि आपने इतनी नॉलेज वाली बात वहां पे बोल दी, बोलने जा रहे थे तो उनको लगा कि नॉलेज वाली बात है। अब ये कहीं ना कहीं राजनीति हमारी खत्म हो जाएगी, तो सोचे कि भाई मत बोलो आरिफ भाई, आपका माइक रुका और आप वहां से निकल गए। तो नॉलेज वाली बात मत बताइए, आप बात क्या करना है आपको, आप समझे नहीं मार्केट क्या है। कलवा में आप मुझे बताइए, कलवा इतना साफ सुथरा, कलवा इतना वो, वहां कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति सिर्फ मुंबई में हो रही है। लोगों को काम चाहिए उधर, वहां लोगों, और काम हो भी रहा है, लोगों को काम चाहिए, काम हो भी रहा है। यही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। नीलेश भाई, आप हो, आपके भाई हो, 2 जन है, आपके घर में आपके बड़े, आपके वालिद है ना। आपको अगर कोई मसला है, जैसे आपको बैट खरीदना है क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप जाके अपने वालिद को बोलोगे ना कि डैडी मुझे बैट दिलाइए, मेरे को पैसा दो, मेरे को बैट लेना है, मेरे को क्रिकेट खेलना है। डैडी दे नहीं दे वो बात अलग है, मगर आप जाके कंप्लेंट बोलोगे ना कि भाई मेरे को चाहिए। इधर आमदार साहब है, अगर बोलते हैं कि कुछ भी लाना है, कुछ जो हो गया है वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, और जो नहीं हुआ है वो आमदार ने नहीं किया, ऑपोजिशन का बोलना हुआ है ना। तो इधर के लोगों को मैंने देखा हूं, गटर और नाले और पाइवट छोड़ के बाकी कुछ मांगने नहीं गए, कुछ मांगने नहीं गए। लोग बोलते हैं स्कूल नहीं दिया है। 2016 के अंदर एमएम वैली वाला स्कूल बना है, आमदार साहब ने बनाया, 2016 में बनाया वो, है ना। मगर उसके बाद कौन गया आमदार साहब को बोलने की हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तुम न्यूज में आके बोलते हो, तभी लेटर दो, आप लेटर दो, गार्डियन है ना वो इधर के। तो वही कचरे और नाले पे तो रील्स भी बन रहा है सबका। अब रील्स बनाने सबको तो वही लगता है कि भाई सिर्फ ये नहीं, सब उनको लग रहा है कि भाई रील्स पे इलेक्शन जीत जाएंगे। भाई रील्स वाले जो है आपने देखे रहेंगे, एजाज खान, हाँ है ना, हाँ, कितना वोट मिला, 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, हाँ, वोट कितना मिला, 1500। रील्स पे इलेक्शन नहीं जीतने वाले। और रील्स कैसा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 4 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे,
भाई उसके अंदर 100% सच्चाई नहीं रहती। व्यूअर्स में भी उतनी सच्चाई नहीं रहती, तुम्हारे फॉलोअर्स में भी उतनी सच्चाई नहीं रहती। आप पैसा भरोगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ते, वो जिंदा है, मरे हुए हैं, पेड़ है, क्या है, वो इंस्टाग्राम देखता है, मगर उसमें सच्चाई नहीं रहती। रील्स पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, रील्स पे आप मोहल्ले का विकास नहीं कर सकते, रील्स पे लोगों की बेसिक फैसिलिटीज आप नहीं क्लियर कर सकते। आपको अगर लोग मुमरा को सुधारना है तो आपको ग्राउंड पे उतर के लोगों से मिलना है, ग्राउंड पे उतर के लोगों से मिलना है, उनकी बेसिक फैसिलिटीज, उनको जरूरत क्या है वो पहले समझना है, उसके बाद ही मुमरा का विकास होएगा। भाई कुछ लोगों को प्लेग्राउंड चाहिए, कुछ लोगों को गार्डन चाहिए। अरे मुमरा में तो टॉयलेट नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, टॉयलेट नहीं है। रोड वाइडनिंग में टॉयलेट तोड़ दिया गया है ना। तो वो तो मांग किसी ने नहीं किया, फिर एक पोर्टेबल कुछ हुए मसले मित्तल में और उधर पोर्टेबल टॉयलेट बैठाया गया। मैं आरिफ भाई इस बात पे आखिरी मेरा यही रहेगा, कहीं ना कहीं आप मानते हो कि जो पहले के नगर सेवक वो जिम्मेदार है? हाँ, नगर सेवक जिम्मेदार है। देखो हर चीज में आवर्स आपको टारगेट करना है, बहुत गलत है। कोई भी चीज जो है, मंत्रालय से क्या पास होता है, मंत्रालय से तुम्हारे इधर के जो फंड्स है, फंड से पास, वो पास होते हैं। तुम्हारे इधर अभी पानी का जो मसला है, हमको MLD बनाना है, जो वो हो सके उधर से पास होते हैं। मंत्रालय में जो बड़े इश्यूज है वो पास होते हैं, मगर वो उधर से पास होके आने के बाद भी इधर भी महासभा से पास होते बराबर। हाँ। तो इन्होंने 5 साल में 1200 करोड़ खाली नाले और गटर में खर्चा कर दिए हो भाई। आज भी नाले और गटर ही बना रहे हो, विकास की बात करते हो ना। अभी कोई बोलता है आमदार साहब ने कितना फंड लाया, आमदार साहब ने अंदर का DP रोड बनाया। अब ये DP कनेक्टिविटी मुमरा को जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ट्रैफिक का मसला आप देख लीजिए ना, कनेक्टिविटी जरूरत है। यही नगर सेवकों ने पिछले 15 साल में कितनी कनेक्टिविटी की? एक भी नहीं। एक कनेक्टिविटी है जो मैं आपको बता देता हूँ, 2009 के पहले का ही है, जिसकी हमें ऐसा पता चला है कि मांगनी हुई थी सुभाष भोई ने, वो जो एक दत्तूवाड़ी से जो डाबोलकर से निकल के ब्रिज जो जाता है दत्तूवाड़ी ब्रिज, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपने देखा उस तरह रोड छोटा है वहां पे, लेकिन वो ब्रिज की वजह से कहीं ना कहीं सहूलियत तक ट्रैफिक नहीं लगता। वो एक ब्रिज हो गया उसकी वजह से, बिल्कुल है ना। बाईपास जो एक बाईपास 2004 में बना, हाँ, तो वो एक हो गया। तो कनेक्टिविटी है नगर सेवक लोगों ने किधर की है? ये कनेक्टिविटी जितनी DP रोड है, ये DP रोड ये नगर सेवक का काम था कि आप हाउस के अंदर चिल्ला के, महासभा में चिल्ला के ये कनेक्टिविटी खुलवाओ। बिल्कुल। आज मित्तल रोड होने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है, बिल्कुल है फर्क। आज AVK का जो हो गया वो फर्क पड़ेगा। एक रोड AVK से कल्याण पाटा जा रहा है, जो फिलहाल बीच में कोई कोर्ट मैटर है उसकी वजह से रुका हुआ है, वो हो गया तो ये रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा। एक एरोली से जो इधर आ रहा है वो एक हो गया। तो कनेक्टिविटी, आपको बोलना विकास और शहर का डेवलपमेंट कनेक्टिविटी में भी डिपेंड है कहीं ना कहीं। शहर का डेवलपमेंट गार्डन पे है, प्लेग्राउंड पे है, सब पे है, मगर अपने वाले जो है वो चीज डिमांड नहीं करते। मैं आपको बोल रहा हूं ना, 5 साल में 1200 करोड़ खाली गटर यानी पाइवट पे खर्चा हो गया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ के पहले के नगर सेवक जिम्मेदार है। सिर्फ आमदार के ऊपर उंगली उठा के नहीं चलता। आप जिम्मेदार हो, हाउस में आप बैठ रहे हो, बजट के लिए आप बैठ रहे हो, बजट आप मांग रहे हो, हाउस के अंदर, महासभा के अंदर फरज शेख ने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसके अंदर उसने डाटा मंगाई थी, उसमें बाकायदा उसने बताई थी कौन कितने मिनट बोला है। किसी ने नहीं बोला है भाई, कितने लोगों की कितनी हाजिरी हुई है वहां पे। तो ये लोग मुमरा के शहर के लिए महासभा और स्टैंडिंग कभी अटेंड ही नहीं करते हैं, कभी बोले ही नहीं है, और वो इधर आके मुमरा में बोलते हैं कि हम मुमरा का विकास करेंगे। आज अवर साहब को बोलते हैं कि भाई हाउस में इस बार मुमरा के लिए कुछ नहीं बोले। मेरा उनसे सवाल है, जब 5 साल तुम नगर सेवक थे तब तुमने महासभा के अंदर मुमरा के लिए कितना बोले वो बता दो। ऊपर उंगली उठाने से पहले देख लो 4 खुद पे है, गलतियां हमारी भी है, तो अपनी गलती पहले समझो, बाद में दूसरे पे उंगली उठाओ। तो जैसे कि आपने देखा मेरे साथ बात करने के लिए RTI एक्टिविस्ट आरिफ इराकी जी थे, जो कि अभी जितेंद्र अवार्ड जी के साथ में है, और खास तौर पे एक इशारा इन्होंने दिया है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा। मैंने इनसे पूछा कि टिकट ना मिले तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं इंडिपेंडेंट तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं इशारा इनका है। अब वो इशारा आने वाले समय में जब चुनाव होगा उस वक्त देखेंगे कि टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, या इनकी क्या भूमिका रहती है।
तो मैं नीलेश कनुज आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।